नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं, खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हमने दो टॉपिक देखे, जल संसाधन और दूसरा देखा भारतीय कृषि। तीसरा टॉपिक है हमारे खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऐसे ये टफ टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसके जो स्थान होते हैं वो बहुत नॉर्मली नहीं होते, अलग अलग स्थानों से होते हैं, तो उनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो हमें इन्हें आसानी पूर्वक सरल रूप में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके सभी के टॉपिक समझ में आएगा क्योंकि मैं इसे आसानी पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और देखेंगे कि खनिज क्या क्या होते हैं, खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं। खनिज की बात करते हैं हम, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, खनिज व ऊर्जा संसाधन। दोनों चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। खनिज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। खनिज जिसे हम खनन के द्वारा धरातल से रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज जैविक भी होते हैं, खनिज अजैविक भी होते हैं। अगर हम खनिजों की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत खनिज लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हम लगभग 89% खनिजों का ही उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत भी कुछ धात्विक होते हैं, कुछ अधात्विक खनिज होते हैं। हम इसके अंतर्गत बात करते हैं तो देखते हैं कि भारत के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान में 89 प्रकार के खनिजों का ही दोहन कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत भी हमारे 2 प्रकार के खनिज होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक व अधात्विक। धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इन खनिजों में भी अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं। तो इसमें 52 प्रकार के जो खनिज हैं वो तो हैं अधात्विक। अगली बात करते हैं तो इसमें 10 प्रकार के होते हैं धात्विक। अगली बात करते हैं तो 23 प्रकार के होते हैं इसमें ईंधन या सूक्ष्म खनिज, और 4 प्रकार के होते हैं हमारे ईंधन खनिज से संबंधित। खनिजों के अगर प्रकारों के बारे में हम देखते हैं तो भारत में 89 लगभग 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज होते हैं। इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं तो 52 अधात्विक, 10 धात्विक, 23 ईंधन या सूक्ष्म खनिज और 4 प्रकार के ईंधन खनिज होते हैं। हम खनिज को समझने के लिए भी इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, उन भागों को हम देख लेते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, अगर धात्विक खनिजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो धात्विक खनिजों को समझने के लिए भी इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं लौह खनिज और एक होते हैं अलोह खनिज। धात्विक खनिजों को समझने के लिए भी इसे हम 2 भागों में, एक तो लौह खनिज में, एक अलोह खनिज के अंतर्गत देख सकते हैं। लौह खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन व कोबाल्ट। लोहा खनिजों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन
कोबाल्ट। ये खनिज लौह धात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करते हैं अलोह खनिज, तो अलोह खनिजों के अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा, टिन, मैग्नीशियम। धात्विक खनिजों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के, एक तो लोह, एक अलोह खनिज। लोह खनिजों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो लोह खनिजों के अंतर्गत लोह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट। अलोह खनिजों के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो सोना, चांदी, तांबा, टिन, मैग्नीशियम, जो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अलोह खनिजों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में कौन कौन से आते हैं, तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम देखते हैं चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक और जिप्सम, ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम इसमें ऊर्जा संसाधन भी ले सकते हैं। ऊर्जा संसाधन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। ऊर्जा संसाधन भी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे यह अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संसाधनों को समझने के लिए भी इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है इसका भाग ईंधन खनिज, और एक होता है इसका आणविक खनिज। जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एक तो होता है ईंधन खनिज, एक होता है हमारे आणविक खनिज। ईंधन खनिजों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, प्राकृतिक गैसें, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे ईंधन खनिजों के अंतर्गत आती है। आणविक खनिजों की बात करते हैं तो आणविक खनिजों के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, बेरियम और डोलमेनाइट आदि किसके अंतर्गत बात कर सकते हैं, हम आणविक खनिजों के अंतर्गत हम इसकी बात कर सकते हैं। देखो हमने खनिजों के बारे में देखा, खनिजों को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया, धात्विक, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इन्हें दो भागों में, लोह, अलोह खनिजों में। लोह में लोह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट। अलोह खनिजों में सोना, चांदी, तांबा, टिन, मैग्नीशियम। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत देखते हैं तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत ही हम लेते हैं तो ऊर्जा संसाधन। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईंधन खनिज होता है, एक आणविक खनिज होता है। ईंधन खनिजों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा प्राकृतिक गैस किसके अंतर्गत आती है, हमारे ईंधन खनिजों के अंतर्गत आती है। आणविक खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, वो किसके अंतर्गत आती है, हमारे आणविक खनिजों के अंतर्गत आती है। ये तो हुए हमारे धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में जानकारी। आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं कि यह हमारे कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम अध्ययन करते हैं ऐसी चीज़ों का जो हमारे समझने में आसानी पूर्वक समझने में आए और हमें आसान लगे, तो हमें ज़्यादातर मैप या मानचित्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। चाहे हमारे को मैप बनाना आए नहीं आए, हम नॉर्मली तरीके से भी, जैसे कि भारत का मैप उतारते हैं तो भारत का नहीं आता है तो नीचे बना लो त्रिभुज, उसके ऊपर ऐसे करके घुमा के ऐसे भी अपन भारत का नक्शा बना सकते हैं। राजस्थान का नहीं बनता हो तो राजस्थान के नक्शे को वैसे चतुर्भुज बनाकर हम बना सकते हैं। नहीं बनाना आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाकर भी हम उसे मैप पर दर्शा सकते हैं। इसीलिए
आप किसी भी चीज़ को, अब जैसे हम खनिज पढ़ रहे हैं, आज हम खनिजों की बात कर रहे हैं, तो खनिजों को समझने के लिए हम इन्हें किस प्रकार से मानचित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं ये भारत का मैप है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है, जैसा है अच्छा मैप है। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं भारत में खनिजों को या खनिजों की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस आधार पर हम इसे 5 अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके 5 भाग कौन कौन से हैं, उन भागों को हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 वाला भाग है यहाँ पर, इसे हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नंबर 2 अगर बात करते हैं तो इस वाले क्षेत्र को, इसको बोलेंगे हम मध्य पेटी। मध्य पेटी नंबर 2। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये नीचे वाला भाग, इसे हम बोल देंगे नीचे है तो भारत के नीचे वाला स्थान दक्षिण, तो इससे बोल देंगे हम दक्षिण पेटी। नंबर 4 वाला हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण वाला भाग हो गया और ये पश्चिम वाला भाग हो गया, तो हम इस जगह पर 4th, तीसरा तो ये और ये 4 नंबर पर, इसको हम बोल देंगे दक्षिण पश्चिम पेटी। और नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले क्षेत्र की, इस वाले क्षेत्र की, इसे नंबर 5 स्थान देते हैं हम। नंबर 5 इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मैंने जो आपको क्षेत्र बताए हैं, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर हमारे खनिज निकाले जाते हैं। सर्वाधिक खनिज की मात्रा इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इधर बात करते हैं नंबर 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नंबर 2 बात करते हैं मध्य पेटी, नंबर 3 दक्षिण पेटी, नंबर 4 दक्षिण पश्चिम पेटी, नंबर 5 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसके अंतर्गत अगर मैंने आपको बोला कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र नंबर 1 पर, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। नंबर 2 की बात करते हैं मध्य पेटी। मध्य पेटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे? इसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, एक तो आता है हमारे छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, वो भी इसी के अंतर्गत ले सकते हैं हम। छत्तीसगढ़ ये मध्य वाली पेटी के अंतर्गत भी आता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। छत्तीसगढ़ ले सकते हैं। इसके अलावा MP मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को ले सकते हैं। इसके अंतर्गत हम आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, ये आते हैं हमारे मध्य पेटी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये कौन सी पेटी के अंतर्गत है? हमारे मध्य पेटी के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 पेटी है हमारी दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो हम बात कर लेते हैं। एक तो आता है हमारे कर्नाटक, एक आता है हमारे इसके अंतर्गत तमिलनाडु, जहाँ पर सर्वाधिक खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिण पेटी के अंतर्गत आते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। नंबर 4 हैं दक्षिण पश्चिम पेटी। दक्षिण पश्चिम पेटी के अंतर्गत आते हैं हमारे, एक तो कर्नाटक आएगा, इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है हमारे गोवा। कर्नाटक और गोवा कौन सी पेटी के अंतर्गत आते हैं? हमारे दक्षिण पश्चिम पेटी के अंतर्गत आते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नंबर 5 पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के मध्य से कौन सी पर्वतमाला गुजरती? अरावली क्षेत्र और गुजरात का कुछ क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? हमारे
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। हमने खनिजों के क्षेत्र के आधार पर इन्हें विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा वाले क्षेत्र किसके अंतर्गत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नंबर 2 पर हमने बात की मध्य पेटी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नंबर 3 पर हमने बात की दक्षिण पेटी की, कर्नाटक और तमिलनाडु की। नंबर 4 पर हमने बात की दक्षिण पश्चिम पेटी, जिसके अंतर्गत गोवा और कर्नाटक क्षेत्र की। नंबर 5 पे हमने बात की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अरावली क्षेत्र जो राजस्थान का है और कुछ क्षेत्र गुजरात का, जो किसके अंतर्गत आता है, हमारे खनिज क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। खनिजों को हमने समझने के लिए इन्हें 5 भागों में विभाजित किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अपने पास रख सकते हो और इसे अपने नोट्सों में भी उतार सकते हो। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से हमने 5 भागों में विभाजित किया। अब हम अध्ययन करेंगे खनिजों के बारे में। अब खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम इसमें मैं आपको थोड़ी सी जानकारी राजस्थान के बारे में भी बता देता हूँ। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 79 लगभग 79 प्रकार के, अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 67 प्रकार के खनिजों का प्रयोग किया जा चुका है या प्रयोग कर रहे हैं। 67 प्रकार के खनिजों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 23 धात्विक, 44 अधात्विक खनिज स्थित हैं। किसके अंतर्गत स्थित है, हमारे राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। 79 प्रकार के खनिज, जिसमें 67 प्रकार के खनिजों का प्रयोग चल रहा है, जिसमें 23 धात्विक है, 44 अधात्विक खनिजों का हम इसमें वर्तमान में खनिजों का दोहन कर रहे हैं। अब इसमें सर्वप्रथम हम खनिजों के प्रकार, और खनिजों के प्रकार में भी हम सर्वप्रथम देख लेते हैं इसमें लौह अयस्क। लौह अयस्क के बारे में अध्ययन करते हैं। लौह अयस्क लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क के बारे में हम जानते हैं। लौह अयस्क भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में लगभग 2300 करोड़ टन लौह अयस्क के भंडार स्थित हैं, और इसके क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निकाले जाते हैं। विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम अध्ययन करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है रूस। पहले नंबर पर रूस हैं और दूसरे नंबर पर है भारत। NCERT वाली बुक्स जो 10th की बुक्स हैं उसके अंतर्गत तो पहले नंबर पर रूस हैं, दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन अगर कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर दे रखा है यूक्रेन, दूसरे पे दे रखा है चीन, तीसरे पे दे रखा है ब्राज़ील और नंबर 4 पर दे रखा है भारत। ये कंपटीशन के आधार पर। लेकिन अगर हम 10th की बुक्स देखते हैं तो हमारी जो 10th की बुक्स हैं हमारे को यही याद रखना है, पहले नंबर पर लौह अयस्क के आधार पर रूस हैं, दूसरे स्थान पर कौन सा है, हमारे भारत हैं। अब क्या होता है कि लौह अयस्क के भी अलग अलग प्रकार हैं। लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 पर है मैग्नेटाइट, नंबर 2 हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट और नंबर 4 है सीडेराइट। लौह अयस्क के 4 प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट भारत में 8% निकाला जाता है और हेमेटाइट निकाला जाता है 85%, जबकि लिमोनाइट और सीडेराइट की मात्रा है 7%।
कहने का मतलब यूँ है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की। मैग्नेटाइट की 8%, हेमेटाइट की 85%। लिमोनाइट और सिडेराइट लगभग कितने प्रतिशत निकाले जाते हैं? 7% निकाले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का रंग होता है काला, और ये कौन से चट्टान से निकाला जाता है? आग्नेय चट्टान से निकाला जाता है, आग्नेय चट्टान। मैग्नेटाइट की सर्वाधिक मात्रा कर्नाटक व तमिलनाडु में। उसी प्रकार हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, और इसकी मात्रा ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, झारखंड आदि क्षेत्रों में मिलती है। इसके अलावा लिमोनाइट और सिडेराइट प्रकार के भी हमारे यहाँ पर लोह अयस्क निकाले जाते हैं। लोह अयस्क के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। कितने प्रकार है? 4 प्रकार। मैग्नेटाइट 8% भारत में पाया जाता है, हेमेटाइट 85%, जबकि लिमोनाइट और सिडेराइट लगभग 7% की मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? हमारे भारत में मिलती है। इस प्रकार से हमारे लोह अयस्क के बारे में। अब हम इसके स्थान देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर लोह अयस्क निकाला जाता है। ये तो इसके हो गए प्रकार। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। नंबर 1 पर बात करते हैं हम ओडिशा। लेकिन मैं इसको ऐसे ना समझाकर आपको मैप पे समझा देता हूँ, तो मैप को आपको आसानी पूर्वक समझने में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम मानचित्र के आधार पर या उसे डायग्राम के आधार पर समझाते हैं तो वो चीज़ आसानी पूर्वक समझने में आती है और सामने वाले की भी समझने में आती है। हम बात करते हैं खनिज, और खनिज हम पहला कौन सा देख रहे थे? हम लोह अयस्क। लोह अयस्क की मात्रा के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक खनिज निकलता है ओडिशा में, ओडिशा। ओडिशा के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ओडिशा में लगभग 22% लोह अयस्क निकाला जाता है। भारत में सर्वाधिक ओडिशा में लोह अयस्क लगभग 22% निकाला जाता है, और यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क मिलता है। हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क मिलता है। ओडिशा में कहाँ कहाँ पर लोह अयस्क निकाला जाता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो है मयूरगंज, सुंदरगढ़, कटक, म्यांजर आदि स्थानों पर। ओडिशा में कहाँ कहाँ पर लोह अयस्क निकाला जाता है? मयूरगंज, सुंदरगढ़, कटक, म्यांजर। इसके अलावा बात करते हैं हम नंबर 2 पर हैं कर्नाटक। कर्नाटक पर लगभग 25% लोह अयस्क निकाला जाता है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में भी हेमेटाइट प्रकार का खनिज निकाला जाता है, लोह अयस्क निकाला जाता है। हेमेटाइट प्रकार का यहाँ पर लोह अयस्क निकाला जाता है। और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर? बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रकूट, और धारवाड़। धारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक में लोह अयस्क निकाला जाता है। सर्वाधिक कौन सी मात्रा का मिलता है? यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक तो मिलता है हमारे इसमें बस्तर, दुर्ग, दांतावाड़ा आदि स्थानों पर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो देख लेते हैं इसमें नंबर 4 पर गोवा आदि स्थानों पर लौह इस्क निकाला जाता है। ये क्षेत्र तो हो गए हमारे मैप पर उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो तमिलनाडु से भी क्या निकाला जाता है, लौह इस्क निकाला जाता है। एमपी से भी लौह इस्क निकाला जाता है। झारखंड से भी लौह इस्क निकाला जाता है। राजस्थान से भी लौह इस्क निकाला जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक लौह इस्क निकाला जाता है, वो निकाला जाता है जयपुर से, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोरजी पाड़ा एक नीम का थाना जो जयपुर के आसपास वाले स्थान हैं, जो क्षेत्रों से क्या निकाला जाता है, यहाँ पर लौह इस्क निकाला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जयपुर के अलावा राजस्थान में उदयपुर, दौसा, अलवर आदि स्थानों से भी क्या निकाला जाता है, लौह इस्क निकाला जाता है। तो यह क्षेत्र कौन से हो गए हमारे, जहाँ पर हमारे लौह इस्क निकाला जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो लौह इस्क के कारखाने या औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। लौह अयस्क अब इसमें देख लेते हैं कि लौह इस्क कैसे तैयार होता है। देखो कच्चा लोहा होता है, कच्चा लोहा क्या, उसको ढलवा कराया जाता है, फिर उससे पिटवा किया जाता है, पिटवा करने के बाद उसका क्या बनाया जाता है, इस्पात बनने के बाद ही क्या आता है, हमारे लोहा काम में आता है। तो सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है, एक तो कच्चा लोहा, फिर बात करते हैं ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और नंबर 4 पर है इस्पात। अब लोहा इस्क बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक तो लोहांश, चूना पत्थर और चारकोल। लोहांश को चूना पत्थर चारकोल में गर्म कर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। अब कच्चे लोहे को आकार देते हैं, क्या देते हैं, उसे आकार देते हैं, या उसे दूसरी वस्तु में ढाल देते हैं, या दूसरे प्रकार से उसे बना देते हैं, या उसे दूसरा रूप दे देते हैं। तो क्या कर दिया आपने, उसको ढलवा दिया, उस चीज़ में हमने उसे ढलवा दिया, तो दूसरा रूप क्या हो गया उसका, ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहे में कुछ मात्रा रह जाती, उस मात्रा को अलग कर उसे शुद्ध किया जाता है, तब उसे कौन सा लोहा बोला जाता है, पिटवा लोहा बोला जाता है। पिटवे लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, इस्पात तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हमारे लोहा बनाया जाता है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात लोहा। इस प्रकार से हम इस्पात तैयार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर लौह इस्क के कारखाने स्थित हैं। लौह इस्क के कारखाने, लौह इस्क के कारखानों की बात करते हैं तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हम जानने से पहले कुछ देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम कच्चे लोहे को इस्पात बनाने का कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया था। वो खोला गया था 1874 के अंदर, पश्चिमी बंगाल। कब खोला गया,
1974 में, लेकिन यह बंद हो चुका है। क्या हो चुका है? ये बंद। इसके बाद में भारत के अंदर कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित किए गए। कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के कारखाने, वो आप आसानी पूर्वक याद रख सकते हो। टिस्को, इसको और मिस्को। टिस्को, इसको, मिस्को, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? विस्को। टिस्को, इसको, मिस्को, अब वर्तमान में से क्या बोलते हैं हम? विस्को कहा जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम इसमें नंबर 1 टिस्को की, TISCO। मैं इसको थोड़ा बाहर बना देता हूँ। यहाँ पर टिस्को, इसको, मिस्को, जिसका भी वर्तमान में नाम क्या है? विस्को। टिस्को, इसको, मिस्को। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्के के 3 कारखाने खोले गए, टिस्को, इसको, मिस्को। याद रख सकते हैं TIM, ऐसे भी याद रख सकते हैं 3 शब्दों से। टिस्को खोला गया 1907 में, इसको खोला गया 1919 में और मिस्को खोला गया 1923 में। 7-19-23, 1907, 1919, 1923। टिस्को नंबर 1 की बात करते हैं हम। टिस्को, टिस्को कारखाना है हमारे जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड। टिस्को का अर्थ क्या हुआ? टाटा आयरन साल्ट कंपनी एसोसिएट। ये टाटा के द्वारा सर्वप्रथम, जमशेद सिंह टाटा के द्वारा सर्वप्रथम भारत में इस्पात बनाने का कारखाना जमशेदपुर झारखंड में खोला गया था। सर्वप्रथम 1907 में टाटा कंपनी के द्वारा इस्पात कारखाना खोला गया। कहाँ पर खोला गया था? ये जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत। इसके बाद आता है हमारे इसको, ISCO, इसको, सोशल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हम इसकी बात करते हैं। यह खोला गया हमारे, वहीं पर स्थान कौन सा है? जमशेदपुर के पास में ही है, झारखंड में ही। झारखंड में इसको कारखाना खोला गया। नंबर 2। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो विस्को। ऐसे क्या था कि इसका पहले नाम मिस्को था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? विस्को कर दिया गया है। विश्वेश्वरैया आयरन कंपनी के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वी का मतलब क्या होता है? विश्वेश्वरैया। ये कहाँ पर स्थित है? हमारे भद्रावती, कर्नाटक। भद्रावती, कर्नाटक। ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? हमारे यह हमारे यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यहाँ पर इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 3 कारखाने स्थापित किए गए। वो स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। हम इन्हें भी ऐसे याद कर सकते हैं, RBD। 3 शब्द हैं, 3 शब्दों से याद कर सकते हैं। R का मतलब होता है राहुल केला, B का मतलब भिलाई, D का मतलब दुर्गापुरा। राहुल केला, R का मतलब, B का मतलब भिलाई, D का मतलब दुर्गापुरा। राहुल केला कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। भिलाई कहाँ पर है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और दुर्गापुरा कहाँ पर है? यह है हमारे पश्चिमी बंगाल में। यह हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 कारखाने खोले गए। राहुल केला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल में। और ये जो 3 कारखाने स्थापित किए गए थे वो किन किन के सहयोग से स्थापित किए गए थे, तो ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। जो राहुल केला हैं
ये स्थापित किया गया, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। इसके अलावा भिलाई छत्तीसगढ़, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राउरकेला ओडिशा में इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गा भिलाई वाला आ जाए, भिलाई छत्तीसगढ़ वाला, तो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। नंबर 3 की अगर बात आ जाए, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से। अब इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त निकलता है, वो निकलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना स्थापित नहीं किया गया था? तो उसमें ज़्यादातर ऑप्शन देते हैं वो बोकारो, और बोकारो क्या होता है? उसका गलत आंसर निकलता है। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा स्थापित किए गए थे। बोकारो तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बोकारो स्थित है हमारे झारखंड में। बोकारो कहाँ पर स्थित है? हमारे ये झारखंड में स्थित है। यहाँ पर भी इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको लगभग बता दिए। टिस्को, इसको, मिस्को 1907, 1919, 1923। टिस्को तो कहाँ पर है? हमारे जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत। इसके अलावा भद्रावती, विस्को कर्नाटक में स्थित हैं यूएसए के सहयोग से। आरबीडी राउरकेला ओडिशा जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो जो कहाँ पर स्थित है? हमारे झारखंड में। ये किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। इसके अलावा और कुछ कल कारखाने हैं जिसमें अपन देख लेते हैं। एक तो विशाखापट्टनम, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। यह बंदरगाह है जो समुद्री किनारे पर स्थित है। इसके अलावा विजयनगर कहाँ पर है? कर्नाटक। यहाँ पर भी कल कारखाने स्थापित किए गए इस्पात के। विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और देख लेते हैं इसमें, पारादीप कहाँ पर है? ओडिशा। यहाँ पर भी कल कारखाना स्थापित किया गया था। इस प्रकार से हमने लौह अयस्क के बारे में अध्ययन किया। लौह अयस्क के प्रकार देखे, लौह अयस्क कहाँ मिलता है, लौह अयस्क के कल कारखाने भी देखे। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सहयोग मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम और मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।